हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सरिता नरवरिया और वेलकम करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21 में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। और इस वीडियो को हम बहुत ही डिटेल में और हर एक क्वेश्चन की इमेज के साथ डिस्कस करेंगे। तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ में से नोट भी करते चलें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने फार्मूला वन ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है? तो अभी हाल ही में फार्मूला वन ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है कार्लोस सेंज ने। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कार्लोस सेंज जिन्होंने फार्मूला वन ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, फेरारी के कार्लोस सेंज ने 3 जुलाई 2022 को ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। और ये इनके कैरियर की पहली फार्मूला वन रेस थी जिसे इन्होंने जीत लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन रहा है इस रेस में। तो इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं रेड बुल के सर्जियो पेरेस और तीसरे स्थान पर रहे हैं मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन। और अब कार्लोस सेंज 2022 ड्राइविंग स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? अब ये चौथे स्थान पर। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अभी हाल ही में एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बन गए हैं टी राजा कुमार। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं टी राजा कुमार जो कि एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, जो सिंगापुर के टी राजा कुमार हैं, इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग निरोधी संस्था एफएटीएफ फाइनल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो टी राजा कुमार हैं, ये मार्क्स प्लेयर का स्थान लेंगे। ये किसका स्थान लेंगे? मार्क्स प्लेयर का स्थान लेंगे। और टी राजा कुमार को 2 वर्षों के लिए एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा देखते हैं कि जो एफएटीएफ है, इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। और एफएटीएफ की स्थापना हुई थी 1989 में। और एफएटीएफ का उद्देश्य क्या होता है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का सामना करना। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में भारत का जो मुंबई शहर है, ये शीर्ष स्थान पर है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अब चलिए इसे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग की रिपोर्ट है, ये जारी क्यों होती है और इसका पर्पस क्या होता है। तो जो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग है, इसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया भर में ये देखा जाता है कि कौन सी सिटी स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मुंबई शहर ये शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो ये तो हो गई भारत की बात कि भारत का जो मुंबई शहर है वो है शीर्ष स्थान पे। और जो मुंबई है इसकी रैंकिंग है 103। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार पढ़ने के लिए दुनिया भर में स्टूडेंट्स की पहली पसंद है लंदन। पूरी दुनिया भर की अगर बात की जाए तो जो लंदन है ये स्टूडेंट्स की पहली पसंद है पढ़ने के लिए। और यहाँ पे जो लंदन है इसकी रैंकिंग है फर्स्ट फर्स्ट रैंक पे है लंदन। ठीक है, अब क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 पर आधारित शहर, अब यहाँ पे उन शहरों के नाम हैं जो कि 2023 में पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किए गए हैं। तो यहाँ पे इन्हें रैंक के अकॉर्डिंग रखा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैंक जो फर्स्ट है उस पे है लंदन यूके। और रैंक 2 पर है म्यूनिख जर्मनी और सियोल दक्षिण कोरिया। इन दोनों को ही रैंक 2 पर रखा गया है और बाकी कंट्रीज की रैंक है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भारत है, भारत का मुंबई शहर है, इसकी रैंक है 103। ओके, और दिल्ली की बात करें, भारत के ही दिल्ली शहर की, तो दिल्ली शहर की रैंक है 129। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 3 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। चलिए इसे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो 3 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है ये भी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य होता है लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक करना, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था पहली बार 3 जुलाई 2008 को। और इस दिवस की शुरुआत किसने की थी? तो इस दिवस की शुरुआत की थी सबसे पहले जीरो वेस्ट यूरोप के एक सदस्य हैं जिनका नाम है रेजेरो। तो इन्होंने ही शुरुआत की थी इस दिवस को मनाने की। और जीरो वेस्ट यूरोप का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में यूके संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जुलाई 2022 में यूके की संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार के लिए डॉक्टर तनुजा नेसारी को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर तनुजा नेसारी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर तनुजा नेसारी, जिन्हें यूके की संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को ब्रिटेन की संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो डॉक्टर तनुजा नेसारी हैं, इनको आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में उनकी असाधारण सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन के ऑल पार्टी पार्लियामेंट ग्रुप ऑन इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेज ने डॉक्टर नेसारी को यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो डॉक्टर नेसारी को ये जो पुरस्कार है ये किसने प्रदान किया है, इसको याद रखिएगा। तो ब्रिटेन के ऑल पार्टी पार्लियामेंट ग्रुप ऑन इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेज ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक, इन दोनों बैंक पर जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्लियर? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पर निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है। और कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? 1.05 करोड़ रुपए का। और इंडसइंड बैंक पर अपने ग्राहकों को जानिए केवाईसी मानदंडों का पालन ना करने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो इंडसइंड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है इंडसइंड बैंक पर। और आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। ओके। हाल ही में रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम मतलब आरआरटीएस कॉरिडोर संचालित करने के लिए किस बैंक ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीएस के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ड्यूश बैंक के साथ। तो हाल ही में आरआरटीएस कॉरिडोर संचालित करने के लिए ड्यूश बैंक ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीएस के साथ साझेदारी की है। अब इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीएस ने रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस कॉरिडोर के संचालन के लिए ड्यूश बैंक के साथ साझेदारी की है। कौन सी बैंक के साथ साझेदारी की है? ड्यूश बैंक के साथ। ओके। और इस समझौते के अनुसार जो ड्यूश बैंक है ये इंडिया में 12 साल की अवधि के लिए 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का संचालन करेगी। और ये जो कॉरिडोर है ये देश का पहला रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर है। और ड्यूश बैंक की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1870 को बर्लिन, जर्मनी में। और इसका हेडक्वार्टर है, ड्यूश बैंक का हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में। और ड्यूश बैंक के संस्थापक हैं लुडविग बामबर्गर और एडेलबर्ट डेलब्रुक। ओके।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया है सिनी सेठी ने। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है फेमिना मिस इंडिया 2022 की विजेता सिनी सेठी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ओके, तो देखिए, जो सिनी सेठी हैं, इन्होंने 31 फाइनलिस्ट को पीछे छोड़कर फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो खिताब है, वो जीत लिया है। और फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब की इस जीत के बाद जो सिनी सेठी हैं, ये 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अब ये क्या करेंगी? भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में। ओके, और फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो ग्रैंड फिनाले है, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई की जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। क्लियर? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हाल ही में देश के सबसे कम उम्र के युवा स्पीकर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, राहुल नार्वेकर। तो हाल ही में जो राहुल नार्वेकर हैं, ये देश के सबसे कम उम्र के युवा स्पीकर बन गए हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है देश के सबसे कम उम्र के युवा स्पीकर राहुल नार्वेकर। तो पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के, कहाँ के? महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और नार्वेकर ने 16वें अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के विधायक बनने का इतिहास लिखा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, वो है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 को भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जुलाई 2022 को भारतीय विद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में सुरंजन दास को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है सुरंजन दास, जो कि भारतीय विद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो चलिए इसे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जादवपुर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं सुरंजन दास, इन्हें 5 जुलाई 2022 को भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो प्रोफेसर दास हैं, ये एसोसिएशन के 101वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और जो प्रोफेसर दास हैं, ये जी ध्रुव सागम का स्थान लेंगे। ये किसका स्थान लेंगे? जी ध्रुव सागम का। और सुरंजन दास को 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। कितने? 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है इनको। और प्रोफेसर दास ने दक्षिण एशियाई इतिहास और राजनीति के विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त की है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिवस को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो देखिए, एबोला, एवियन इन्फ्लुएंजा और वेस्ट नाइल वायरस जैसे जूनोटिक रोग के खिलाफ पहला टीका विकसित किए जाने के कारण हर साल 6 जुलाई को, कब? 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। और जो जूनोज है, ये एक संक्रामक रोग है जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। ये जानवरों से फैलता है, किसमें? मनुष्यों में। ओके, और जूनोटिक जो बीमारी है, इसके खिलाफ पहला टीका 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पाश्चर के द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 को होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो जुलाई 2022 में जो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है, तो इस बैठक की मेजबानी कर रहा है इंडोनेशिया देश। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं, ये है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। और ये 2022 में होने वाली जो G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक है, इस बैठक में ये हिस्सा लेंगे। ओके,
तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 7 और 8 जुलाई 2022 को इंडोनेशिया में, कहाँ पर, इंडोनेशिया में बाली का दौरा करेंगे। और भारत पहली बार 2023 में जम्मू कश्मीर में G20 प्रमुखों के शिखर सम्मेलन का भी आयोजन करेगा। और इसके G20 के अध्यक्ष हैं जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और इसके संस्थापक है, G20 का जो संस्थापक देश है वो है G7 देश। और इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने INS सतपुरा और P8I ने जुलाई 2022 में आयोजित कौन से द्विवार्षिक अभ्यास के 28वें संस्करण में भाग लिया? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, रिम्पैक। जो भारतीय नौसेना है इसने रिम्पैक अभ्यास में भाग लिया है। तो इसे और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, भारतीय नौसेना का स्वदेशी फ्रिगेट INS सतपुरा और P8I विमान, ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, जो कि 2 वर्षों पे होता है, रिम ऑफ पैसिफिक, इसमें भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये जो रिम ऑफ पैसिफिक है, ये इसका 28वां संस्करण है। और ये दोनों INS सतपुरा और P8I ये अमेरिका के पर्ल हार्बर में अभ्यास के बंदरगाह चरण में भाग ले रहे हैं। और INS सतपुरा और P8I ये विमान अभ्यास में भाग लेने के लिए हवाई पहुंचे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा के लिए अपनी सबसे बड़ी डिजिटल पहल परीक्षा संगम किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने जुलाई 2022 में परीक्षा के लिए अपनी सबसे बड़ी डिजिटल पहल परीक्षा संगम इसकी शुरुआत की है। और ये जो पोर्टल है, ये स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE मुख्यालय, इनके द्वारा की जाने वाली सभी विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा, ये इसका काम है। और इसके अलावा जो परीक्षा बोर्ड के रिजल्ट हैं, उन्हें इस वेबसाइट के लिंक के माध्यम से भी देखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर कौन नियुक्त हुआ है? तो दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र में फोर्स कमांडर नियुक्त हुए हैं मोहन सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मोहन सुब्रमण्यम, जो कि दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त हुए हैं। ओके। तो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने ही सुब्रमण्यम की नियुक्ति की घोषणा की है। और जो मोहन सुब्रमण्यम है, ये भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाइकर का स्थान लेंगे। तो सुब्रमण्यम किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तेनाईकर का। ओके। और UNMISS, ये इसका काम क्या होता है? तो ये पूरे दक्षिण सूडान में जरूरतमंद लाखों लोगों तक मानवतावादी सहायता पहुंचाने के लिए काम करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय अमेरिकी अरबपति को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जयश्री वी उल्लाल। तो जयश्री वी उल्लाल को फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है जयश्री वी उल्लाल। ओके। तो देखिए, जयश्री वी उल्लाल को फोर्ब्स की 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। और ये जो जयश्री वी उल्लाल हैं, ये एक अमेरिकी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी अरिस्टा नेटवर्क्स की CEO हैं। और स्नोफ्लैक के निदेशक मंडल की सदस्य भी हैं ये।
भारतीय मूल की उल्लाल 1.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की सूची में 15वें स्थान पर हैं। तो फोर्ब्स की सूची में कौन से स्थान पर हैं? ये हैं 15वें स्थान पर, और इनकी संपत्ति कितनी है? 1.9 अरब डॉलर की संपत्ति है इनकी। और जयश्री 2018 में बैरन के विश्व के सर्वश्रेष्ठ सीईओ सहित कई पुरस्कारों को भी प्राप्त कर चुकी हैं। और अब हम बात करेंगे कि फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है। तो फोर्ब्स की सूची में एबीसी सप्लाई के सह संस्थापक और अध्यक्ष डायने हेंड्रिक्स ये शीर्ष स्थान पर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कजाकिस्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? तो कजाकिस्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीत लिया है अल्फिया पठान ने और गीतिका ने। तो इन दोनों ने ही जीत लिया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है गीतिका और ये है अल्फिया पठान, और इन दोनों ने ही कजाकिस्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और जो अल्फिया पठान है, इन्होंने महिलाओं के 81 किलोग्राम वर्ग में लज्जत कुंगेबाई को हराया, और गीतिका ने 48 किलोग्राम वर्ग में कलाईवानी श्रीनिवासन को हराया। और यहाँ पर भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। तो कुल मिलाकर भारत ने जीते हैं 14 पदक। ओके, हाल ही में किसने जुलाई 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिन्होंने जुलाई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इनका जो कार्यकाल था वो सिर्फ 3 साल के लिए था। कितने साल के लिए? सिर्फ 3 साल के लिए था। और जो बोरिस जॉनसन है, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद जो है अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा है, बल्कि इन्हें अपना जो पद है वो मजबूरी में छोड़ना पड़ा है। और इसका रीजन क्या रहा है? क्योंकि क्या हुआ था कि 3 कैबिनेट सदस्यों सहित 40 से अधिक मंत्रियों और सहयोगियों ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए 5 जुलाई 2022 को सरकार छोड़ दी थी। तो इनके जो 3 कैबिनेट मंत्री थे और 40 से अधिक जो मंत्री और सहयोगी थे, उन सब ने बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की मांग करते हुए जो सरकार को छोड़ दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ है, बोरिस जॉनसन को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में इन्होंने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है वाराणसी में। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अभी हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है वाराणसी में। तो चलिए इस क्वेश्चन को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। और जो शिक्षा मंत्रालय है, ये 7 से 9 जुलाई 2022 तक शिक्षा समागम का आयोजन कर रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम है, इसका उद्देश्य क्या है। तो यह शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार विमर्श करने, अपने अनुभव साझा करने और रोड मैप पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2022 में किस शहर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो इन्होंने स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है श्रीनगर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है गृह मंत्री अमित शाह।
गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जुलाई 2022 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। और जो रामानुजाचार्य हैं ये एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं और इन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित भी किया था। और जो स्वामी रामानुजाचार्य हैं ये अन्नमाचार्य और भक्त रामदास, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माने जाते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं आवासन एवं शहरी कार्यों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी। और इन्होंने ही 7 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। और ये जो महोत्सव है ये पीएम स्वनिधि योजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, आर दिनेश को। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर दिनेश। ओके। तो देखिए, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर दिनेश को 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई का अध्यक्ष चुना गया है। और जो आर दिनेश हैं ये संजीव बजाज का स्थान लेंगे। तो आर दिनेश किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे संजीव बजाज का। और इसके अलावा आईटीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी 2022-23 के लिए सीआईआई के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सीआईआई का अध्यक्ष चुना गया है आर दिनेश को और सीआईआई का उपाध्यक्ष चुना गया है संजीव पुरी को। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, इमेज के साथ और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ दिया जा रहा है। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और सभी एग्ज़ाम की तैयारी के पर्पज़ से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आप अच्छे से रिविज़न कर सकें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इन्होंने उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जिन्होंने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। और अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो सम्मेलन है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये सम्मेलन इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर आईसीएफए और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा आयोजित किया गया था। और ये जो सम्मेलन है इसका उद्देश्य क्या था ये भी देखते हैं। तो ये शिखर सम्मेलन देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और समग्र आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य के प्रति पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझने के लिए आयोजित किया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं गीता गोपीनाथ। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है गीता गोपीनाथ। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आईएमएफ की जो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री हैं उन सभी की जो तस्वीर होती है इसे एक दीवार पर लगाया जाता है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये जितनी भी आपको तस्वीरें दिख रही हैं ये सभी तस्वीरें जो पूर्व के मुख्य अर्थशास्त्री हैं उन सभी की हैं। और अब इसमें शामिल हो गई हैं पहली महिला और दूसरी भारतीय गीता गोपीनाथ। ओके। तो देखिए, जो गीता गोपीनाथ है इनका जन्म भारत में हुआ है और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो गीता गोपीनाथ है ये पहली महिला है और दूसरी भारतीय है। तो पहले भारतीय कौन है और जिन्हें की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित किया गया है? तो वो पहले भारतीय हैं रघुराम राजन। ओके।
कौन है? रघुराम राजन है पहले भारतीय, जिन्हें पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित किया गया है। और जो गीता गोपीनाथ है, ये आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री थी। और अभी वर्तमान में जो गीता गोपीनाथ है, ये 21 जनवरी 2022 से आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में। और आईएमएफ के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंध निदेशक हैं गीता गोपीनाथ। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये टेस्ट की वो क्वेश्चन है जो कि हमने आपसे पिछली वीडियो में पूछे थे। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर टी हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सतीश चंद्र ने। और वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ओके। तो फ्रेंड्स, एंड में ये आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखी होगी तो आप इसके जो आंसर्स हैं वो आसानी से कर लेंगे। तो आप टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ओके। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर इससे पहले वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इससे पहले वाली सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।